जी हां दोस्तों, सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के टीम से मिली भारी और शर्मनाक हार ने कप्तान सूर्य कुमार यादव को पूरी तरह से चौकन्ना कर दिया। यह हार केवल स्कोर कार्ड में दर्ज नहीं हुई, बल्कि टीम के मनोबल और रणनीति पर भी गहरा असर डाल गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से मिली इस शिकस्त के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ठान लिया कि सुपर 8 के अगले मुकाबले में किसी तरह की डील नहीं बढ़ती जाए। इसी कड़ी में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अपने दूसरे मुकाबले के लिए टीम की पूरी प्लेइंग 11 में बड़े और निर्णायक बदलाव करने का फैसला किया। दोस्तों, अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी करो या मरो जैसी स्थिति में बदल चुका है। यही वजह है कि कप्तान ने अपने प्लेइंग 11 से उन सभी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जिनका प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। जिन खिलाड़ियों ने दबाव की स्थिति में टीम को मजबूत बनाने में कमी दिखाई, उन्हें अब टीम की मुख्य योजना से अलग रखा गया। उनके स्थान पर ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो किसी भी परिस्थिति में मुकाबले का रुख पलट सकते हैं, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या ऑलराउंड प्रदर्शन। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह साफ कर दिया है कि अब टीम के पास केवल वही खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे जो दबाव में खेल सकते हैं और मैच को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस नई प्लेइंग 11 में शामिल किए गए खिलाड़ी न केवल आक्रामक हैं, बल्कि अनुभव और रणनीतिक क्षमता से लैस हैं। इन खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को संतुलन देती है। टॉप ऑर्डर में आक्रामकता, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और डेथ ओवर्स में घातक रन बनाने की क्षमता। साथ ही गेंदबाजी आक्रमण अब पहले से कहीं अधिक धारदार और संतुलित नजर आता है। यह बदलाव भारतीय टीम के लिए सिर्फ नंबर या नाम का परिवर्तन नहीं है, बल्कि मानसिकता और टीम की नई ऊर्जा का भी प्रतीक है। अब जिम्बाब्वे के खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे, क्योंकि यह टीम किसी भी स्तर पर विपक्ष पर दबाव बनाने और मैच का पासा पलटने में सक्षम है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की यह रणनीति स्पष्ट संदेश देती है कि भारतीय टीम अब पीछे हटने वाली नहीं है और सुपर 8 राउंड में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो दोस्तों, सुपर 8 के इस मुकाबले में भारतीय टीम की नई और खतरनाक प्लेइंग 11 में शामिल हर खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाने के लिए मैदान पर उतरने वाला है। यह पूरी टीम अब केवल जीत के लिए खेल रही है और हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत, कौशल और रणनीति का उपयोग करेगा ताकि भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ दबदबा बनाए और सेमीफाइनल की दिशा में कदम बढ़ाए। इस बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक और हाई स्टेक होने वाला है, जिसमें हर खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के टीम के हाथों मिली शर्मनाक हार ने टीम के अंदर एक गहरी चेतावनी और गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। 76 रनों से मिली यह हार केवल स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं हुई, बल्कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए यह एक स्पष्ट संकेत था कि सुपर 8 के अगले मुकाबलों में कोई भी डील या कमजोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी कड़ी में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ठान लिया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अपने दूसरे मुकाबले में पूरी प्लेइंग 11 में बड़े और निर्णायक बदलाव किए जाएंगे। तो दोस्तों, अब यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए किन किन 11 धुरंधर खतरनाक खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दी है। यह प्लेइंग 11 ऐसा है जिसमें बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक संतुलन और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है। टॉप ऑर्डर में आक्रामक और अनुभवी खिलाड़ी, मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेशन और पावर प्ले को संभालने वाले खिलाड़ी और डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाने वाले फिनिशर शामिल हैं। इसके अलावा गेंदबाजी विभाग में तेज गेंदबाजों और स्पिनर की संतुलित जोड़ी टीम को हर स्थिति में दबाव बनाने की क्षमता देती है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर 8 का दूसरा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। साथ ही हम बताएंगे कि इस मुकाबले को आप अपने मोबाइल पर किस ऐप के जरिए लाइव देख सकते हैं और टीवी पर किस चैनल पर यह प्रसारित होगा। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि भारतीय टीम को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए इस मुकाबले में क्या रणनीति अपनानी होगी, किस खिलाड़ी से टीम को सबसे ज्यादा उम्मीद है और कौन खिलाड़ी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में भारतीय टीम पहला सुपर 8 का मुकाबला किस खिलाड़ी की वजह से हार गई थी? क्या यह बल्लेबाजी का दबाव था, गेंदबाजी में कमी थी या कोई अन्य कारण? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप सुपर 8 और T20 वर्ल्ड कप की हर रोमांचक अपडेट से जुड़े रहें। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद किए बिना हम शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 में अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए हैं, उनकी भूमिकाएं क्या होंगी और टीम की जीत के लिए कौन सबसे अहम साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में चारों मुकाबले जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। इस प्रदर्शन ने दर्शकों और विशेषज्ञों को यह स्पष्ट संदेश दिया था कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली है
और हर मैच में दबदबा बनाए रखने का इरादा रखती है। लेकिन सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बेहद निराशाजनक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 76 रनों से मिली यह हार न केवल स्कोर बोर्ड पर भारी रही, बल्कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और पूरे कोचिंग स्टाफ के लिए यह चेतावनी थी कि अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ है और यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। सुपर 8 में जिम्बाब्वे का प्रदर्शन भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा है। उन्होंने लीग स्टेज में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को हराकर खुद को मजबूत चुनौतीकार साबित किया है। इसका मतलब है कि जिम्बाब्वे का मनोबल काफी ऊंचा है और वे भारत को हराकर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। ऐसे में यह मुकाबला न केवल रोमांचक होगा बल्कि अत्यधिक कांटेदार भी साबित होने वाला है। भारतीय टीम के लिए स्थिति साफ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद टीम का नेट रन रेट निगेटिव में चला गया है, जिससे अगला मुकाबला जीतना अनिवार्य हो गया। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने अपने प्लेइंग 11 से उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जिनका प्रदर्शन पिछली हार में निराशाजनक रहा। इस फैसले के साथ कप्तान ने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा और हर खिलाड़ी को अपनी पूरी क्षमता दिखानी होगी। इस बदलाव के बाद भारतीय टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो मुकाबले में आक्रामकता, अनुभव और निर्णायक क्षमता लेकर आएंगे और जरूरत पड़ने पर मैच की दिशा पलटने की क्षमता रखेंगे। दोस्तों, यह पूरी प्लेइंग 11 इस तरह बनाई गई है कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग सभी विभागों में संतुलन और आक्रामकता बनी रहे। भारतीय टीम इस बदली हुई 11 के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ उतरेगी और उनका उद्देश्य केवल जीत हासिल करना, ताकि सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सके। जिम्बाब्वे भी भारत को हराकर अपने लिए पावर और आत्मविश्वास साबित करना चाहेगी। इसीलिए यह मुकाबला हर पल रोमांचक और निर्णायक रहने वाला, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर यह मुकाबला सिर्फ एक जीत की लड़ाई नहीं, बल्कि टीम की रणनीति, मानसिक दृढ़ता और हर खिलाड़ी की क्षमता की परीक्षा भी साबित होने वाला है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि कोई भी खिलाड़ी हल्के में नहीं लिया जाएगा। भारतीय टीम के हर खिलाड़ी जानता है कि यह मुकाबला उनके सेमीफाइनल की उम्मीदों के लिए निर्णायक है। इसलिए यह मुकाबला रोमांचक, कांटेदार और निर्णायक सभी पहलुओं में दर्शकों के लिए यादगार साबित होने वाला है। दोस्तों, अब जब बात आती है भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर 8 राउंड के दूसरे मुकाबले की, तो यह मुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। इस मुकाबले को आप अपने मोबाइल और टीवी दोनों माध्यमों पर लाइव देख सकते हैं, ताकि घर बैठे भी आप मैच का पूरा रोमांच महसूस कर सकें। दोस्तों, अगर आप भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले इस सुपर 8 मुकाबले को मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो आप जियो स्टार ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप आपको उच्च गुणवत्ता वाली लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराएगा, जिससे आप किसी भी पलों को मिस नहीं करेंगे। वहीं अगर आप टीवी के जरिए मुकाबला देखना चाहते हैं, तो स्टार स्पोर्ट चैनल पर लाइव प्रसारण उपलब्ध रहेगा। यह चैनल सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रसारण की सुविधा देता है, ताकि हर दर्शक अपने पसंदीदा भाषा में मैच का आनंद ले सके। दोस्तों, इस मुकाबले का शेड्यूल भी बेहद स्पष्ट है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर 8 का यह रोमांचक मुकाबला 26 फरवरी दिन गुरुवार को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शाम 7 बजे से चेन्नई के प्रतिष्ठित एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू होगा। यह स्टेडियम भारतीय क्रिकेट का ऐतिहासिक मैदान माना जाता है और यहां खेले गए मुकाबले हमेशा रोमांचक और दर्शकों के लिए यादगार साबित होते हैं। मुकाबले का पूरा रोमांच देखने के लिए आप चाहे मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़ें या टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल के जरिए, आपको हर रन, हर विकेट और हर गेंद का अनुभव बिल्कुल लाइव मिलेगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, जिसमें हर खिलाड़ी मैच के हर पहलू में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में यह मुकाबला न सिर्फ रोमांचक बल्कि निर्णायक भी होगा। इसलिए दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आप इस रोमांचक मुकाबले को मिस न करें और पूरी तरह लाइव देखने के लिए मोबाइल या टीवी दोनों माध्यमों को तैयार रखें। तो दोस्तों, बात करते हैं इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो भारतीय टीम और जिम्बाब्वे की टीम के लिए बेहद अहम होगी। चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम हमेशा ही स्पिनरों को मदद देने वाला मैदान माना जाता है और इस बार भी यही स्थिति देखने को मिलने वाली है। पिच काफी धीमी और ट्रैक पर थोड़ी नमी रह सकती है, जिससे गेंद के टर्न लेने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस मुकाबले में स्पिन गेंदबाजों का खेल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मध्य क्रम के बल्लेबाजों को भी स्पिन के खिलाफ सजग रहना होगा, क्योंकि पिच पर टर्न और उछाल दोनों देखने को मिल सकते हैं। पिछले कुछ T20 मुकाबलों में इस पिच पर स्पिनरों ने औसतन हर 10 ओवर में लगभग 2 से 3 विकेट लिए हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि यहां स्पिनरों का दबदबा बन सकता है। वहीं तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में नई गेंद से स्विंग और लाइन लेंथ का फायदा उठाना होगा, लेकिन मैच का निर्णायक पल मिडिल ओवरों में
स्पिनरों के हाथों में रहने की संभावना है। बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा, खासकर जब स्पिनरों का दबाव बढ़ेगा। टीमों के लिए यह पिच संतुलित स्कोर बनाने और स्पिनिंग बल्लेबाजी रणनीति अपनाने की चुनौती पेश करेगी। कुल मिलाकर यह मुकाबला स्पिनरों और उनके टर्न का मैदान साबित होने वाला है, और जो टीम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगी वही मैच का पलटाव कर पाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों की, ताकि हम समझ सकें कि दोनों टीमों का आपसी रिकॉर्ड कैसा रहा है और सुपर 8 में इस मुकाबले से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। इतिहास की बात करें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 13 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में जिम्बाब्वे ने 3 बार भारतीय टीम को मात दी है, जबकि भारतीय टीम ने 10 मुकाबलों में जिम्बाब्वे को मात देकर अपना दबदबा कायम रखा है। इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि कुल मिलाकर भारत T20 फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के ऊपर भारी नजर आता है, और भारतीय टीम का अनुभव और श्रेष्ठता हमेशा मैच के दौरान अहम भूमिका निभाती है। लेकिन दोस्तों, यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शानदार खेल शैली और आक्रामक प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। लीग स्टेज में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराकर दिखाया कि उनकी टीम किसी भी बड़े मुकाबले में आसानी से हार नहीं मानती। ऐसे में अगर भारत अपनी रणनीति में कोई हल्केपन की गलती करता है और जिम्बाब्वे की टीम को कम आंकता है, तो उन्हें सुपर 8 के पहले मुकाबले की तरह ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस वजह से यह मुकाबला न केवल भारत के लिए बल्कि जिम्बाब्वे के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जीत का दबाव और सेमीफाइनल की संभावनाएं दोनों टीमों के लिए बराबर महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिले हार के बाद गुस्से में आकर जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की, जिसे हेड कोच गौतम गंभीर ने सुपर 8 मुकाबले के लिए चुना है। नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पूरी टीम का भरोसा ईशान किशन पर रखा गया है। टीम मैनेजमेंट ने उनके प्रदर्शन और आक्रामक अंदाज पर विश्वास जताया है, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने पावर प्ले के दौरान टीम को तेज शुरुआत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईशान किशन की बल्लेबाजी शैली बेहद आक्रामक और दबाव बनाने वाली है, जिससे विपक्षी गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में रन रोकना मुश्किल हो जाता है। भले ही पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन एक खराब पारी किसी भी खिलाड़ी के पूरे फॉर्म को तय नहीं करती। इस टूर्नामेंट में ईशान ने अब तक 176 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 के करीब रहा है, जो स्पष्ट करता है कि वह टीम को तेजी से रन बनाने का अवसर देने में माहिर है। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो उनके निरंतर और आक्रामक प्रदर्शन का प्रमाण है। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो 41 मुकाबलों में उन्होंने 1187 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि ईशान केवल तेज शुरुआत ही नहीं देते, बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़ी पारी खेलने की क्षमता भी रखते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के दूसरे ओपनर की, जिसे हेड कोच गौतम गंभीर ने सुपर 8 मुकाबले के लिए चुना है। इस बार टीम मैनेजमेंट ने ओपनिंग संयोजन में बड़ा बदलाव करते हुए अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका देने का फैसला किया है। यह कदम टीम की मौजूदा जरूरतों और हालिया प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अभिषेक शर्मा पिछले कुछ महीनों में T20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर चुके थे, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन अपेक्षित लय के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने 4 मैचों में केवल सीमित रन बनाए और कई बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिससे पावर प्ले में टीम को वह मजबूती नहीं मिल सकी जिसकी पूरी उम्मीद थी। ऐसे में टीम प्रबंधन ने अनुभव और आक्रामकता के संतुलन को देखकर संजू सैमसन को मौका देने का निर्णय लिया। संजू ने इस टूर्नामेंट में अब तक सीमित अवसरों का सामना किया, लेकिन जिस एक मुकाबले में उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिला, वहां उन्होंने कम गेंदों में तेज रनों की बारिश कर टीम को महत्वपूर्ण शुरुआत दिलाई। उनके बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, साफ टाइमिंग और बड़े शॉट खेलने की क्षमता साफ झलकती है। अंतरराष्ट्रीय T20 करियर में संजू सैमसन ने 58 मैचों में लगभग 1100 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर ने इस नंबर 2 स्लॉट में संजू सैमसन को शामिल करके टीम के पावर प्ले को मजबूत और दबाव बनाने वाला बनाया है, जिससे मध्य क्रम को खेलते समय कम दबाव का सामना करना पड़ेगा और टीम बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ सकेगी। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर हेड कोच गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर को मौका दिया है। इस अहम मुकाबले के लिए यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि पहले बल्लेबाज तिलक वर्मा इस T20 वर्ल्ड कप में लगातार प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो पाए। तिलक ने 5 पारियों में कुल मिलाकर केवल 78 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 120 के आसपास रहा,
जो मिडिल ओवर्स की तेज गति वाली रणनीति के लिए थोड़ा धीमा माना गया। पिछले मैच में उनका प्रदर्शन केवल 1 रन तक सीमित रह गया, जिससे टीम पर अतिरिक्त दबाव बन गया। इसके विपरीत श्रेयस अय्यर का अनुभव और आंकड़े टीम के लिए भरोसे का सबब है। उनके अंतरराष्ट्रीय T20 करियर में 51 मुकाबले शामिल हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 1100 रन बनाए हैं और इसमें 8 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका औसत करीब 30 और स्ट्राइक रेट 135 से अधिक है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट और भी प्रभावशाली रहता है, जो चेन्नई जैसी स्पिन फ्रेंडली पिच पर टीम को मजबूत स्थिति दे सकता है। वहीं इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में नंबर 4 के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव को चुना है और यह निर्णय इस मैच के लिहाज से बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव की भूमिका मध्य क्रम में टीम को स्थिरता देने और दबाव की स्थिति में रन बनाने के लिए अहम है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कई मौकों पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला है। पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वह सिर्फ 18 रन ही बना पाए थे, लेकिन यह एक अलग पारी थी और उनकी तकनीक, अनुभव और आक्रामकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। पूरे टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव ने 5 पारियों में लगभग 180 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट करीब 150 के आसपास रहा है, जो यह दर्शाता है कि वह पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में भी तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनका शॉट चयन, खेल की समझ और मैदान के हर हिस्से में रन बनाने की क्षमता उन्हें इस पोजीशन पर बेहद खतरनाक बनाती है। स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी विशेष रूप से प्रभावशाली है और तेज गेंदबाजों पर वह कभी भी दबाव महसूस किए बिना हमला कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय T20 करियर में सूर्य कुमार ने 109 मैचों में 3000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल। हेड कोच गौतम गंभीर का मानना है कि नंबर 4 पर सूर्य कुमार की मौजूदगी टीम को संतुलन, आक्रामकता और मैच का रुख बदलने की क्षमता देती है और उनसे उम्मीद है कि वह इस मुकाबले में मध्य क्रम को मजबूती देकर टीम को जीत की राह पर ले जाएंगे। वहीं इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को चुना है और यह निर्णय डेथ ओवरों में टीम की ताकत को ध्यान में रखकर लिया गया है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अंतिम ओवरों में दबाव की परिस्थितियों में भी शांत और रणनीतिक तरीके से खेलते हैं और बड़े शॉट खेलकर रन तेजी से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनके खेल में संयम और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्हें अब तक अधिक मौके नहीं मिले हैं, क्योंकि कई बार शीर्ष क्रम ने मैच की दिशा तय कर दी थी, लेकिन जिस भी अवसर पर उन्होंने बल्लेबाजी की, उन्होंने अपनी क्षमता का संकेत दिया। पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम ओवरों में उन्होंने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन वह बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बावजूद उनके अंतरराष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़े दर्शाते हैं कि वह प्रभावशाली फिनिशर है। 45 मैचों में उन्होंने 665 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 160 का है। यह बताता है कि रिंकू छोटी पारियों में भी बड़ा असर डालने की क्षमता रखते हैं। इस मैच में यदि उन्हें केवल 10 से 15 गेंदें खेलने का अवसर मिलता है, तो वह टीम को डेथ ओवरों में मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उनके बल्ले की टाइमिंग, बड़े शॉट खेलने की कला और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता टीम के लिए हर परिस्थितियों में अहम साबित होगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर हेड कोच गौतम गंभीर ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया है और यह फैसला टीम के संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है। हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों में से हैं जिनकी मौजूदगी मैच के किसी भी मोड़ पर टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वह न केवल बल्लेबाजी में तेज और आक्रामक हैं, बल्कि गेंदबाजी में भी विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में उनका योगदान काफी अहम रहा है। भले ही पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वह अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाए। उस मैच में हार्दिक न तो विकेट लेने में सफल रहे और न ही बल्लेबाजी में बड़ी पारी खेल पाए, लेकिन एक मैच से उनकी क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता। इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने बल्ले से 105 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 5 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए हैं, जो दर्शाता है कि वह दोनों विभागों में टीम को समर्थन दे रहे हैं। उनके अंतरराष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 134 मुकाबले खेलते हुए 2000 से अधिक रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 110 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी स्थिरता और आक्रामकता का संकेत है। जरूरत पड़ने पर वह तेज रन जोड़कर टीम को मजबूती दे सकते हैं और अहम ओवरों में विकेट लेकर मैच का रुख पलट सकते हैं। हार्दिक की यह बहुआयामी भूमिका भारतीय टीम को हर परिस्थिति में संतुलन और भरोसा देती है, जिससे वह किसी भी मुकाबले में निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर हेड कोच गौतम गंभीर ने ऑलराउंडर शिवम दुबे को शामिल किया है और यह फैसला टीम के संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है। शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में बेहद उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि वह केवल तेज रन बनाने में ही माहिर नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर गेंद से भी महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी में एक अहम विकेट लेकर
टीम को दबाव से बाहर निकाला और बल्लेबाजी में भी 42 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस प्रदर्शन ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और मध्य क्रम को संतुलित रखा। इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक उनके खाते में 158 रन और 5 विकेट दर्ज हैं, जो उनकी दोहरे जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। अंतरराष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 60 मैचों में 900 से अधिक रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 30 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि शिवम दुबे टीम के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं और टीम को जीत की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर हेड कोच गौतम गंभीर ने इस बार बदलाव करते हुए वाशिंगटन सुंदर की जगह अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया है। यह रणनीतिक फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में वॉशिंगटन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं दे पाए थे और टीम को संतुलन तथा मिडिल ओवर्स में नियंत्रण की जरूरत थी। अक्षर पटेल की वापसी से टीम को इस क्षेत्र में मजबूती मिलती है क्योंकि वह गेंदबाजी में कसी हुई लाइन और लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को खेलने का खुला मौका नहीं देते और रन गति पर लगाम लगाने में मददगार साबित होते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 विकेट झटके हैं और ओवरों में काफी किफायती प्रदर्शन किया है। इसके अलावा निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी भी टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह तेज और महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने 90 मुकाबलों में 700 से अधिक रन बनाए हैं और 92 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि अक्षर पटेल टीम के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने और टीम को संतुलित स्थिति में रखने की क्षमता रखते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हेड कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल करने पर विचार किया है। इस बदलाव का मकसद टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी धार देना है और पावर प्ले में विपक्षी टीम को शुरुआती झटके देना है। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में सिराज को सीमित मौके मिले हैं, लेकिन उन्होंने अपने एकमात्र मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए और अपनी क्षमता का प्रमाण दिया। उनकी ताकत नई गेंद से स्विंग और सटीक लाइन लेंथ है, जो बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में कारगर साबित होती है। पावर प्ले में उनकी आक्रामक रणनीति विपक्षी बल्लेबाजों को आसान रन बनाने से रोकती है और टीम को शुरुआती ओवरों में नियंत्रण दिलाती है। अंतरराष्ट्रीय T20 करियर की बात करें तो 17 मुकाबलों में 17 विकेट सिराज के नाम दर्ज हैं। भले ही आंकड़े सीधे सीधे बहुत बड़े न लगें, लेकिन उनकी लय, अनुभव और मैच बदलने की क्षमता उन्हें टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण और भरोसेमंद विकल्प बनाती है। टीम को उनसे डेथ ओवरों में भी निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद होगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर हेड कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है, जिन्हें विरोधी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। बुमराह अपनी घातक यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और दबाव में विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम को कई बार ब्रेक थ्रू दिलाए हैं और 7 विकेट अपने नाम किए हैं। खासकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उनका प्रदर्शन बेहद निर्णायक रहा, जहां उन्होंने 4 ओवर में मात्र 15 रन खर्च करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और मैच का रुख पूरी तरह टीम इंडिया की ओर मोड़ दिया। बुमराह नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं और डेथ ओवरों में विपक्षी टीम के लिए रन रोकना उनके लिए आसान बन जाता है। उनके अंतरराष्ट्रीय T20 करियर में 91 मैचों में 114 विकेट शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए मैच का पासा पलट सकते हैं। बुमराह का अनुभव, रणनीति और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें टीम के सबसे भरोसेमंद और निर्णायक गेंदबाज बनाती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर हेड कोच गौतम गंभीर ने स्पिन विभाग में बदलाव करते हुए वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया है। वरुण ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में प्रभावशाली गेंदबाजी की थी, लेकिन हालिया मुकाबले में वह महंगे साबित हुए और काफी रन खर्च कर बैठे। ऐसे में टीम प्रबंधन ने अनुभव और विविधता को ध्यान में रखते हुए कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है। कुलदीप की चाइनामैन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में विपक्ष के लिए रन रोकने में कारगर साबित होती है और वह अहम विकेट लेने की क्षमता भी रखते हैं। उनके खेल में संयम और दबाव में शांत रहने की कला टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। T20 करियर में सीमित अवसरों के बावजूद कुलदीप ने 90 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता और टीम के लिए उपयोगिता को दर्शाता है। इस बदलाव से भारतीय टीम का स्पिन आक्रमण और भी संतुलित और खतरनाक नजर आएगा। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की बदली हुई प्लेइंग 11 बेहद संतुलित और मजबूत नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर आक्रामक, मिडिल ऑर्डर अनुभवी और गेंदबाजी आक्रमण धारदार है। सवाल यह है, क्या यह टीम जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी? अपनी राय कमेंट करें।